हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बीस्ट पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जो आईडीए के अंदर डिसेबिलिटीज़ आती है उनके बारे में। तो दोस्तों, आईडीए के अंदर जैसा हमने बात करी थी कि 13 डिसेबिलिटीज़ आती हैं। वो है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इमोशनल डिस्टर्बेंस, स्पीच और लैंग्वेज इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, डेफनेस, हियरिंग इम्पेयरमेंट, डेफ ब्लाइंडनेस, ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी एंड लास्ट है अदर हेल्थ रिलेटेड इम्पेयरमेंट। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं एक एक डिसेबिलिटी की तरफ और पहले जानते हैं हम कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है। तो दोस्तों, इट इज़ एन अम्ब्रेला टर्म विच कवर्स ग्रुप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। तो दोस्तों, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर काफ़ी सारी डिसेबिलिटीज़ को इंक्लूड करा जाता है, जिसके कारण कि बच्चों को लर्निंग में किसी न किसी कारण से दिक्कत होती है। तो इन इट अफेक्ट्स एबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड टू रीड, राइट, लिसन, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्व, मैथ्स। तो दोस्तों, इसके अंदर बच्चों को रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, राइटिंग से, बोलने में प्रॉब्लम होती है, सुनने में, मैथ्स की प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करने में। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के, वो देखते हैं। यहाँ पे है डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिया। तो दोस्तों, पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि इन सब में डिस काफ़ी कॉमन है सब में। तो हम पहले जानते हैं डिस का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, जो डिस होता है इसका मतलब होता है बैड और डिफ़िकल्ट इन। तो दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं हम डिसग्राफिया किससे रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, जो डिसग्राफिया होती है इसमें हम देख रहे हैं जैसे ग्राफ है, तो ये राइटिंग से रिलेटेड होती है। यहाँ पे डिसकैलकुलिया दोस्तों, ये मैथ रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। और दोस्तों, जो डिसलेक्सिया है ये रीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। और दोस्तों, जैसे यहाँ पे हमारे पास दो और एग्जांपल है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। तो दोस्तों, जो ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है ये हियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। और हमारा लास्ट एग्जांपल है नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी। तो दोस्तों, ये जो बच्चे होते हैं इनकी जो पुअर मेमोरी होती है, अगर ये कुछ दिखाया जाए आपको तो ये उसकी मेमोरी, मतलब इनकी जो सीइंग की मेमोरी होती है उसमें प्रॉब्लम होती है। और दोस्तों, जो साथ ही साथ इनकी जो कुछ भी सुनने की मेमोरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होती है। और साथ ही साथ इनकी जो रीडिंग स्किल्स होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं दूसरी डिसेबिलिटी की तरफ, जो है स्पीच और लैंग्वेज इम्पेयरमेंट। तो दोस्तों, स्पीच और लैंग्वेज इम्पेयरमेंट में यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है बच्चों को। और इसके साथ ही साथ जो बच्चों का हियरिंग इम्पेयरमेंट भी पाई जाती है और लैंग्वेज इम्पेयरमेंट भी होती है। मतलब इनको बातचीत करने में किसी दूसरे व्यक्ति से किसी भी बात को स्टार्ट करने में उसमें प्रॉब्लम होती है, इनको सुनने में प्रॉब्लम होती है। और साथ ही साथ इनकी जो लैंग्वेज होती है वो प्रॉपर नहीं होती है, मतलब कि ये अपने दूसरे व्यक्ति को अपने विचार वगैरह अच्छे से प्रकट नहीं कर पाते हैं, विचार थॉट्स वगैरह, जैसा कि एक नॉर्मल व्यक्ति कर सकता है। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं आज की तीसरी डिसेबिलिटी की तरफ, जो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो दोस्तों, एएसडी जो है इसे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी कहा जाता है। और इसके अंदर काफ़ी सारे सिम्टम्स और स्किल होते हैं। जो मेन इसका अफेक्ट करता है इस बच्चे को, वो इसकी कम्युनिकेशन स्किल को अफेक्ट करता है और सोशल स्किल्स को अफेक्ट करता है। तो दोस्तों, ये जो ऑटिज़म वाले बच्चे होते हैं ये अपने विचार, भावनाएं
अपनी थॉट्स वगैरह किसी दूसरे व्यक्ति को या किसी दूसरे समूह को अच्छे से नहीं प्रकट कर पाते हैं, और ये ईगो सेंट्रिक होते हैं, मतलब ये अपने अंदर ही बातचीत करते हैं, इनके अंदर रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, और ये हाइपर एक्टिव भी मिलते हैं कई बार। तो दोस्तों अब हम चलते हैं आज की अगली डिसेबिलिटी की तरफ, जो है विजुअल इम्पेयरमेंट। इट इंक्लूड ब्लाइंडनेस एंड अदर विजुअल प्रॉब्लम्स। तो दोस्तों इसके अंदर ब्लाइंड जो लोग होते हैं, जिन्हें बिल्कुल ही नहीं देख सकते, वो आते हैं, और साथ ही साथ जिनके अंदर देखने में थोड़ी बहुत समस्या होती है उनको भी इंक्लूड करा जाता है। पर दोस्तों इसके अंदर एक मेन बात यह है कि अगर आपकी ब्लाइंडनेस या फिर आपका पुअर जो मतलब देखने की काबिलियत है, उसको अगर हम किसी भी चश्मे वगैरह या फिर लेंस वगैरह के थ्रू ठीक कर सकते हैं, तो उसको विजुअल इम्पेयरमेंट में नहीं इंक्लूड करा जाता। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं इमोशनल डिस्टर्बेंस की तरफ। तो दोस्तों इसके अंदर पढ़ते हैं क्या आता है। चाइल्ड अंडर इमोशनल डिस्टर्बेंस कैन हैव नंबर ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। दे इंक्लूड एंजाइटी डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एंड डिप्रेशन। तो दोस्तों जो इमोशनल डिस्टर्बेंस है उसके अंदर बच्चों का जो इमोशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते हैं। जैसे एंजाइटी को हम दोस्तों कहते हैं चिंता, मतलब काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करते हैं ये बच्चे, खामखा बात का डर होता है इनके अंदर, फियर होता है, वरी चिंता करते रहते हैं बात बात की। और जो दोस्तों बाइपोलर डिसऑर्डर है, इसके अंदर बच्चे के अंदर मूड स्विंग्स होते हैं, और दोस्तों रिपीटेटिव बिहेवियर मिलता है इन बच्चों के अंदर। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगली डिसेबिलिटी की तरफ, जो है हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो दोस्तों पढ़ते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में। पीपल हैविंग हियरिंग इम्पेयरमेंट हैव डिफ़िकल्टी टू हियर एंड द साउंड ऑफ देयर इन्वायरमेंट। तो दोस्तों जो बच्चे होते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले, उनको सुनने में दिक्कत आती है, अपनी आवाज़ या फिर जो उनके सराउंडिंग वगैरह की है कोई भी आवाज़, जैसे किसी भी पक्षी वगैरह, उनकी आवाज़ को उतने अच्छे से नहीं सुन पाते जैसे कि हम सुन पाते हैं, और साथ ही साथ ये किसी और की भी आवाज़ नहीं सुन सकते। और ये दोस्तों ये जनरली तेज़ बोल के बात करते हैं क्योंकि इनको अपनी आवाज़ ही उतनी अच्छे से नहीं सुनाई देती। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगली डिसेबिलिटी की तरफ, जो है डेफनेस। पर्सन हैविंग डेफनेस हैव अ सीवियर हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड दे आर नॉट एबल टू प्रोसेस लैंग्वेज थ्रू हियरिंग। तो बच्चों डेफनेस के अंदर वो बच्चे इंक्लूड करे जाते हैं जो बिल्कुल ही बहरे होते हैं, जो बिल्कुल सुन नहीं पाते। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगली डिसेबिलिटी की तरफ, जो है डेफ ब्लाइंडनेस। चिल्ड्रन विद डेफ ब्लाइंडनेस हैव बोथ हियरिंग एंड विजुअल इम्पेयरमेंट। तो बच्चों जो डेफ ब्लाइंडनेस होते हैं उनके अंदर सुनने की भी शक्ति नहीं होती और ना ही देखने की शक्ति होती है, मतलब वो कहीं ना कहीं उनकी दोनों हियरिंग और विजुअल इम्पेयरमेंट हो पाया जाता है उन दोनों के उनके अंदर। They are kept in different category because their communication and other needs are so great that the programs for the deaf or blind can't meet them। तो दोस्तों यहाँ पे CANT है। तो दोस्तों इसके लिए अलग से एक डिसेबिलिटी इसलिए बनाई गई क्योंकि जो इनकी नीड्स होती है, जो इनकी ज़रूरत होती है कम्युनिकेशन में कह लो या फिर पढ़ने वगैरह एजुकेशन की फील्ड में कह लो, वो इतनी ज़्यादा होती है कि जो डेफ बच्चों के लिए और ब्लाइंड बच्चों के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स बना रखे हैं, वो प्रोग्राम इनके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। दोस्तों बढ़ते हैं हम अगली डिसेबिलिटी की तरफ, जो है ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट। एनी इम्पेयरमेंट टू अ चाइल्ड्स बॉडी नो मैटर व्हाट द कॉज इज कंसिडर्ड एज ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट। मतलब दोस्तों शारीरिक तौर से किसी भी बच्चे के अंदर कोई भी
प्रॉब्लम हो तो उसको ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट में इंक्लूड करा जाता है। मतलब कि चाहे उसके पैरों में कोई दिक्कत हो, हाथों में दिक्कत हो, या फिर ऐसे किसी और जगह पे। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम इसको एग्जाम्पल देखते हैं एक बार। जैसे सेरिबल पैल्सी ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट का ही एग्जाम्पल है, जिसके अंदर जो रीज़न है वो होता है कि डैमेज हो गया होता है जो सेरिबल पार्ट है ब्रेन का, उसके उसके अंदर, या फिर इनकम्प्लीट जो डेवलपमेंट होती है ब्रेन की। तो दोस्तों सेरिबल पैल्सी है वो बाय बर्थ से भी हो सकता है, या फिर किसी भी आगे चल के एज में हो सकता है। तो दोस्तों पढ़ते हैं हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में। तो दोस्तों जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं उनकी आईक्यू लेवल एवरेज से कम होती है, और साथ ही साथ इनके अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होती है। सेल्फ केयर मतलब ये अपना ध्यान अच्छे से नहीं रख पाते, और साथ ही साथ इनके अंदर जो सोशल स्किल्स होती है, मतलब किसी और व्यक्ति से मिलना वगैरह, बात वगैरह करना, वो वाली स्किल्स भी काफ़ी कम होती है। जो डाउन सिंड्रोम है दोस्तों वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का ही एग्जाम्पल है। तो जो डाउन सिंड्रोम होता है वो दोस्तों जब आपके 21th क्रोमोसोम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस वजह से होता है। डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर डेवलपमेंटल डिले होता है बच्चे में, और साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पाई जाती है। तो अब चलते हैं अगली डिसेबिलिटी की तरफ, जो है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। तो दोस्तों इसके अंदर ब्रेन की कभी भी इंजरी हो जाती है कोज्ड बाय एक्सीडेंट, या तो एक्सीडेंट से, या और कोई फिजिकल इंजरी होती है जिसके कारण हमारा ब्रेन अफेक्ट हो जाता है, वो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में आ जाती है। तो दोस्तों जो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी वाले बच्चे होते हैं उनको कन्फ्यूज़न होती है दो चीज़ों के अंदर, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। इनका जो विज़न होता है, जो देखने की क्षमता होती है वो भी ब्लरी सी हो जाती है, मतलब धुंधला दिखता है इनको। साथ ही साथ इनको कंसंट्रेट करने में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगली डिसेबिलिटी की तरफ, जो है मल्टीपल डिसेबिलिटी। इन मल्टीपल डिसेबिलिटी पर्सन हैव मोर देन वन डिसेबिलिटी विच आर मैंशनड इन IDEA। तो दोस्तों मल्टीपल डिसेबिलिटी के अंदर बच्चे को तब रखा जाता है जब किसी भी जो इसके अलावा 12 डिसेबिलिटी होती है उनमें से एक बच्चे को एक से ज़्यादा कोई सी भी डिसेबिलिटी हो तो उसको मल्टीपल डिसेबिलिटी के अंडर रखा जाता है। इन बच्चों के अंदर मल्टीपल इश्यूज देखे जाते हैं जिसके कारण जो इनकी एजुकेशन की नीड होती है वो किसी और जो खाली एक डिसेबिलिटी के थ्रू पूरी नहीं हो पाती। इस वजह से हमने स्पेशली मल्टीपल डिसेबिलिटी बनाया गया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगली डिसेबिलिटी की तरफ, जो कि हमारी लास्ट डिसेबिलिटी है, वो है अदर हेल्थ इम्पेयरमेंट। इट इज़ एन अम्ब्रेला टर्म दैट कवर्स अ कंडीशन दैट लिमिट्स चाइल्ड स्ट्रेंथ और एनर्जी। तो जो दोस्तों जो अदर हेल्थ इम्पेयरमेंट के अंदर वो वाली कंडीशंस आती है जब किसी बच्चे की स्ट्रेंथ कम हो या फिर उसके अंदर एनर्जी लेवल लो हो। तो दोस्तों इसका एक एग्जांपल है ADHD वाले जो बच्चे होते हैं। ADHD की फुल फॉर्म होती है दोस्तों यहाँ पे लिखी हुई है, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। दोस्तों इन बच्चों की जो ADHD वाले बच्चे होते हैं ये बचपन में दिखाई जाती है, और साथ ही अडल्टहुड में भी चलती रहती है ADHD की कंडीशन। और इन बच्चों के अंदर लो सेल्फ एस्टीम होता है, इन बच्चों के अंदर लो सेल्फ एस्टीम होता है। जो लो सेल्फ एस्टीम होता है उसका मतलब होता है मतलब ये इनके अंदर खुद का ही सम्मान नहीं कर पाते, अपने आप को ये निचला या फिर काफ़ी गिरा हुआ समझते हैं कि हमारे अंदर कुछ कमी है,
और ये अपने रिलेशनशिप बनाने में भी इन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और साथ ही साथ ये जो स्कूल का और वर्क प्लेस का काम होता है उसके अंदर भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा कठिनाई आती है। और इनकी जो अटेंशन होती है वो काफ़ी कम होती है। और साथ ही साथ ये हाइपर एक्टिव होते हैं, मतलब छोटी छोटी बातों पे काफ़ी जल्दी इन्हें गुस्सा आ जाना या रिएक्ट कर देते हैं। तो जो ADHD वाले बच्चे हैं उनके ट्रीटमेंट में जो मेन जो चीज़ें होती है वो एक तो मेडिटेशन काफ़ी हेल्प करती है, और साथ ही साथ टॉक थेरेपी, मतलब जितना आप इनसे बात करेंगे उतना ज़्यादा इनके लिए बेनिफिट होता है, उतना ज़्यादा ये कंफर्टेबल फील कर पाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होते हुए, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। जय हिंद,